दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मानते हैं कि किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। इन्हें हम विक्टिम्स कहते हैं। जब इनके साथ कुछ बुरा होता है तो ये रोते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दूसरे वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि किस्मत हाथ की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। इन्हें हम वॉरियर्स कहते हैं। जब इनके साथ कुछ बुरा होता है तो ये ऊपर देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या बस इतना ही जोर है तेरा, अभी तो मैं टूटा भी नहीं। आज हम हिस्ट्री के 4 ऐसे वॉरियर्स की दिमाग की सर्जरी करेंगे जिन्होंने मौत, बीमारी और किस्मत को हरा दिया। इन लोगों के पास हारने के हजार बहाने थे, लेकिन इन्होंने जीतने का सिर्फ एक कारण ढूंढा। अगर तुम 2026 में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तुम्हारी बॉडी साथ नहीं दे रही या तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक मिरर यानी आईना है। आज हम तुम्हारे सारे बहाने यानी एक्सक्यूजेस को जलाकर राख कर देंगे। लॉ नंबर 1, द कैरोली टैकेच प्रोटोकॉल, द ओनली ऑप्शन स्ट्रैटेजी। हम शुरुआत करेंगे हंगरी से। साल था 1938। हंगरी आर्मी में एक शूटर था, कैरोली टैकेट्स। वो देश का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। सबको यकीन था कि 1940 के ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल कैरोली ही जीतेगा। उसका सपना था, उसका जुनून था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन आर्मी ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड यानी बम कैरोली के सीधे हाथ राइट हैंड में फट गया। सोचो, जिस हाथ से वो शूट करता था, जिस हाथ से वो गोल्ड मेडल लाने वाला था, वो हाथ धड़ से अलग हो गया। खत्म। सपना चूर चूर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो, शूटिंग तो भूल जाओ। एक नॉर्मल इंसान क्या करता? वो डिप्रेशन में चला जाता। वो पूरी जिंदगी रोता कि मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन कैरोली टैकेट्स नॉर्मल नहीं था। हादसे के बाद वो गायब हो गया। लोगों को लगा वो गम में डूबा हुआ है, लेकिन कैरोली एक सीक्रेट लोकेशन पर गया। उसने रोना बंद किया और सोचा, मेरा राइट हैंड चला गया तो क्या हुआ, मेरा लेफ्ट हैंड यानी उल्टा हाथ तो अभी जिंदा है। उसने अपने उल्टे हाथ से, जिससे वो ढंग से लिख भी नहीं सकता था, शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू की। दर्द होता था, निशाना चूकता था, लेकिन वो लगा रहा। एक साल बाद 1939 में वो नेशनल चैंपियनशिप में पहुंचा। बाकी शूटर्स ने कहा, कैरोली तुम हमें चीयर करने आए हो, कितने अच्छे स्पोर्ट्समैन हो। कैरोली ने कहा, मैं चीयर करने नहीं आया हूं, मैं तुमसे compete करने आया हूं। और उस दिन उस एक हाथ वाले आदमी ने उन दोनों हाथ वाले शूटर्स को हरा दिया और चैंपियन बना। बात यहां नहीं रुकी। 1948 ओलंपिक्स और 1952 ओलंपिक्स लगातार 2 बार उसने गोल्ड मेडल जीता। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा पहला लॉ। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नॉट ऑन व्हाट यू लॉस्ट। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा उस चीज पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरा लैपटॉप स्लो है, मेरे पेरेंट्स रिच नहीं हैं। कैरोली टैकेच ने उस हाथ पर फोकस नहीं किया जो गया, उसने उस हाथ पर फोकस किया जो बचा था। अगर तुम्हारे पास एक भी रिसोर्स बचा है, चाहे वो तुम्हारा दिमाग हो, तुम्हारी आवाज हो या तुम्हारा वक्त हो, तो तुम जीत सकते हो। विनर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, विनर वो है जो बची कुची चीजों से एम्पायर खड़ा कर दे। लॉ नंबर 2, द सोहीचिरो होंडा रेजिलियंस, द लॉ ऑफ स्टबर्ननेस। दूसरा लॉ उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मैंने ट्राई किया था पर फेल हो गया। एक बार ट्राई किया, 2 बार। चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाता हूं जिसे यूनिवर्स ने खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो ढीठ बनकर खड़ा रहा। जापान में एक मैकेनिक था, सोहीचिरो होंडा। उसका सपना था एक पिस्टन रिंग बनाना और उसे टोयोटा कंपनी को बेचना। उसने अपनी बीवी के गहने बेच दिए ताकि वो वर्कशॉप चला सके। उसने दिन रात एक करके वो पिस्टन रिंग बनाई और टोयोटा को दिखाई। टोयोटा ने कहा ये बेकार है, रिजेक्ट। वो वापस गया, फिर से पढ़ाई की, फिर से डिजाइन किया। 2 साल बाद टोयोटा ने हाँ कहा। अब उसे फैक्ट्री लगानी थी, लेकिन तब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। जापान में सीमेंट नहीं मिल रहा था। होंडा ने हार नहीं मानी। उसने खुद का सीमेंट बनाने का तरीका निकाल लिया और फैक्ट्री खड़ी की। फैक्ट्री चालू हुई और अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिरा दिया। फैक्ट्री का एक हिस्सा तबाह हो गया। उसने फिर से बनाया। कुछ दिन बाद जापान में भूकंप आया, बची कुची फैक्ट्री भी जमीन में मिल गई। सोचो इस आदमी की मेंटल स्टेट, पहले रिजेक्शन, फिर वॉर, फिर बॉम्ब, फिर भूकंप। इसने अपनी फैक्ट्री की मशीनरी टोयोटा को बेच दी, लेकिन रुकना इसकी फितरत में नहीं था। वॉर खत्म होने के बाद जापान में पेट्रोल की कमी हो गई थी। लोग साइकिल पर चल रहे थे। होंडा ने एक छोटा सा इंजन लिया और उसे साइकिल पर लगा दिया। ये दुनिया की पहली मोटर बाइक थी। लोगों को ये इतना पसंद आया कि होंडा ने अपनी कंपनी शुरू की और आज होंडा दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक है। द साइकोलॉजिकल डीकोड। इससे बनता है हमारा दूसरा लॉ, द यूनिवर्स टेस्ट्स द स्टबर्न। साइकोलॉजी कहती है कि फेलियर एक इवेंट है, डिफीट एक चॉइस है।
जब तुम्हारे रास्ते में मुसीबत आए तो ये मत सोचो कि भगवान मुझे रोक रहा है, ये सोचो कि भगवान चेक कर रहा है कि मैं इस सपने के लायक हूं या नहीं। होंडा ने बॉम्ब और भूकंप को भी स्टॉप साइन नहीं समझा। अगर तुम्हारा प्लान फेल हो जाए तो प्लान बदलो, गोल नहीं। जिद्दी बनो, इतने जिद्दी कि मुसीबत भी थक कर बोले यार ये आदमी नहीं रुकेगा, इसे रास्ता दे दो। लॉ नंबर 3, द अरुणिमा सिन्हा स्पिरिट, द स्पिरिट ओवर बॉडी प्रोटोकॉल। तीसरा लॉ उन लोगों के लिए है जो अपनी फिजिकल लिमिटेशंस का रोना लोते हैं। मैं थक जाता हूं, मेरी हाइट कम है, मैं बीमारी से परेशान हूं। सुनो इंडिया की बेटी अरुणिमा सिन्हा की कहानी। अरुणिमा एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी। 2011 में वो ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कुछ चोरों ने उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने लड़ाई की। वो अकेली थी, चोर ज्यादा थे। उन्होंने अरुणिमा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो दूसरी पटरी पर गिरी और सामने से दूसरी ट्रेन आ गई। वो ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। पूरी रात, हाँ, पूरी रात वो वहां पटरी पर पड़ी रहीं। उनका पैर कट चुका था, खून बह रहा था। चूहे उनके कटे हुए पैर को कुतर रहे थे। सुबह गांव वालों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर्स को बिना एनेस्थीसिया के उनका बचा हुआ पैर काटना पड़ा। वो हमेशा के लिए अपाहिज हो गईं। दुनिया ने कहा बेचारी अब कुछ नहीं कर पाएंगी, अब इसे कोई सरकारी नौकरी दे दो। लेकिन हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे अरुणिमा ने एक फैसला लिया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं वॉलीबॉल नहीं खेल सकती तो क्या हुआ, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। लोगों ने कहा दिमाग खराब हो गया है ट्रॉमा की वजह से, जिसके पैर नहीं है वो एवरेस्ट कैसे चढ़ेगा। लेकिन अरुणिमा ने बछेंद्री पाल को कॉल किया। ट्रेनिंग शुरू हुई। हर कदम पर दर्द होता था। उनका नकली पैर खून से भर जाता था। लेकिन 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली फीमेल एम्प्यूटी बन गई जिसने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया। द साइकोलॉजिकल डिकोड। इससे बनता है हमारा तीसरा लॉ, योर बॉडी इज अ सर्वेंट ऑफ योर माइंड। हम सोचते हैं कि बॉडी थक गई है तो दिमाग रुक जाता है। सच ये है कि जब दिमाग डिसाइड कर लेता है तो बॉडी को फॉलो करना ही पड़ता है। अरुणिमा ने प्रूव किया कि अपाहिज वो नहीं जिसका शरीर टूटा हो, अपाहिज वो है जिसका हौसला टूटा हो। तुम्हारे पास तो दोनों पैर हैं, दोनों हाथ हैं, तुम क्यों रुक गए हो? तुम्हारा दर्द अरुणिमा के दर्द से बड़ा नहीं है। अगर वो एवरेस्ट चढ़ सकती हैं तो तुम अपना एग्जाम, अपना बिजनेस, अपना गोल क्यों नहीं कॉन्कर कर सकते? पेन इज टेम्परेरी, प्राइड इज फॉरएवर। लॉ नंबर 4, द मेजर ध्यानचंद विजर्डरी, द लॉ ऑफ मास्टरी। चौथा लॉ है एक्सलेंस के बारे में। हम अक्सर रिकॉग्निशन, फेम और पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि अगर तुम अपने काम में जादूगर बन जाओ तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। बात है 1936 बर्लिन ओलंपिक्स की। हॉकी का फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस जर्मनी। स्टेडियम में सबसे खतरनाक इंसान बैठा था, एडॉल्फ हिटलर। इंडिया ने जर्मनी को उन्हीं के घर में बुरी तरह हराया। मेजर ध्यानचंद ने ऐसे गोल किए कि जर्मन ऑफिशियल्स ने उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर चेक की कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगी है, क्योंकि बॉल उनकी स्टिक से चिपक जाती थी। मैच के बाद हिटलर ने ध्यानचंद को अपने पास बुलाया। हिटलर ने पूछा, तुम इंडिया में क्या करते हो? ध्यानचंद ने कहा, मैं इंडियन आर्मी में एक मामूली सिपाही हूं। हिटलर ने ऑफर दिया, तुम इंडिया छोड़ दो, जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें जर्मन आर्मी में फील्ड मार्शल बना दूंगा और बहुत पैसा दूंगा। सोचो, दुनिया के सबसे पावरफुल डिक्टेटर तुम्हें ऑफर दे रहा है। एक छोटे से सिपाही के लिए यह सपना हो सकता था, लेकिन ध्यानचंद ने उस ऑफर को उसी वक्त ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, इंडिया बिकाऊ नहीं है और मैं अपने देश के लिए ही खेलूंगा। द साइकोलॉजिकल डिकोड। इससे बनता है हमारा चौथा लॉ, बी सो गुड दे कांट बाय यू। ध्यानचंद के पास पैसा नहीं था, पावर नहीं थी, लेकिन उनके पास मास्टरी थी। इतनी जबरदस्त मास्टरी कि हिटलर जैसा डिक्टेटर भी इंप्रेस हो गया। आजकल हम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं बिना कोई स्किल सीखे। हम अमीर बनना चाहते हैं बिना वैल्यू क्रिएट किए। ध्यानचंद सिखाते हैं कि अपने क्राफ्ट पर इतना काम करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि तुम्हारा काम मैजिक लगे। जब तुम अपने फील्ड के विजर्ड बन जाते हो तो तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग तुम्हारे पास आते हैं। फोकस फेम पर मत करो, फोकस गोल करने पर करो। तो दोस्तों, आज हमने 4 मशालें जलाई हैं। कैरोली टैकच ने सिखाया, जो खोया वो भूल जाओ, जो बचा है वो हथियार है। सोहिचिरो होंडा ने सिखाया, बर्बाद हो जाओ पर रुकना मत। अरुणिमा सिन्हा ने सिखाया, बॉडी दिमाग की गुलाम है। मेजर ध्यानचंद ने सिखाया, हुनर सबसे बड़ी पावर है। अब वापस आते हैं तुम्हारी जिंदगी पर। आज, अभी, इसी वक्त तुम्हारे पास एक मौका है। 2026 आ रहा है। क्या तुम वही पुराने बहाने लेकर जाओगे? मम्मी ने मना कर दिया, पैसे नहीं हैं, मूड नहीं है। या फिर तुम इन वॉरियर्स की तरह अपनी किस्मत की गर्दन पकड़कर बोलोगे, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। याद रखना, लेजेंड वो नहीं होता जो जीतने के लिए पैदा होता है। लेजेंड वो होता है जो हारने से इनकार कर देता है। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। कलम उठाओ और इतिहास लिखो। कीप बिल्डिंग। जय हिंद।